मेकअप का एक ब्रांड नेम हुआ करता था जो जिमनी स्टूडियो में ट्रक में भर भर के लाया जाता था। उस समय के प्रसिद्ध एक्ट्रेस गेटा गॉर्बो, मिस गोहर, वैजंती माला, इन सब ने इसका इस्तेमाल बहुत किया होगा। लेकिन रति अग्निहोत्री के टाइम पे शायद ये पैनकेक्स बंद हो चुका होगा, तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। जिमनी स्टूडियो का मेकअप रूम एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे था। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में रॉबर्ट क्लाइव का ये हॉर्स हाउस हुआ करता था। खैर, ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के उस समय 1 दर्जन से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। उन्होंने इंडिया के अलग अलग जगहों पे न जाने कितने वॉर जीते थे और न जाने कितने घर उनके पास थे। और यहाँ तक कि मद्रास के सेंट जॉर्ज के दुर्ग में सेंट मैरी नाम का एक चर्च था। वहां पे उन्होंने एक लड़की से शादी भी की थी। मेकअप रूम दरअसल मेकअप रूम कम नाई की दुकान ज्यादा लगता था। यहाँ पर शीशे के बगल में बहुत सारी लाइटें लगे रहती थी। मतलब यार हद हो गई है, एक तो बंदा मेकअप कराने आए, ऊपर से इतनी सारी लाइटों का टॉर्चर जले, तो ये मेकअप रूम कम टॉर्चर रूम ज्यादा लगता था। इस मेकअप रूम में सबसे जो पहला मालिक था वो एक मद्रासी था, बाद में एक कन्नड़ बन गया, उसके बाद एक आंध्रवासी बन गया, फिर दोबारा एक मद्रासी आ गया, फिर कुछ एंग्लो इंडियन और न जाने इंडिया के कितने कितने स्टेट से लोग यहाँ पे काम करते थे। उस समय आकाशवाणी आया करती थी। आकाशवाणी पे लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया जाता था और मुझे लगता है कि जिमनी स्टूडियो एकता का एक जीता जागता मिसाल था। उस समय के लोग इतना ज्यादा मेकअप कर दिया करते थे कि वो खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को बदसूरत बना दिया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, बदसूरत को खूबसूरत बनाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये खूबसूरत को बदसूरत बनाता था। क्यों भाई, इतना हैवी मेकअप लगाओगे तो यही होगा ना। दरअसल उस समय मेकअप का मेन पर्पस सबके स्किन टोन को सेम करना और चेहरे को सही दिखाना होता था कैमरे पे। मेकअप डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। जो मेन मेकअप मैन था वो एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करता था और जो असिस्टेंट थे वो जूनियर के या कॉमेडियन के मेकअप करते थे और एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ भीड़ का मेकअप करता था उसे बोला जाता था ऑफिस बॉय। उन दिनों जब क्राउड की शूटिंग हुआ करती थी तो मेकअप को एक बाल्टी में घोल दिया जाता था और ये जैसे दीवारों पे पेंट करते हैं वैसे ही ये इंसान जो है लोगों के मुंह पे पेंट करता था। मैं आपको बता दूं, ये ऑफिस बॉय रियलिटी में कोई बॉय नहीं है, ये तो 40 साल का एक आदमी है, फिर भी उसे ऑफिस बॉय कहा जाता था। जो कई साल पहले जिमनी स्टूडियो इस उम्मीद में आया था कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर बनेगा या एक स्क्रीन राइटर बन जाएगा, कुछ नहीं बना तो डायरेक्टर तो बन ही जाएगा या लेखक बन जाएगा, पर वो इनमें से कुछ नहीं बना सिवाय एक चीज के, वो था ऑफिस बॉय। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो दरअसल मैं उस समय एक छोटे से रूम में जहाँ पे फ्रेंच टाइप की विंडो हुआ करती थी वहां पे मैं डेस्क पे बैठा रहता था और न्यूज़पेपर्स की कटिंग को एक कॉपी पे चिपकाया करता था। अरे हंसिए मत, ये मेरा काम था। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा काम है, न्यूज़पेपर को किताब पे चिपकाना। तो दरअसल जिमनी स्टूडियो का हर इंसान यही सोचता था कि ये कौन सा काम है। यहाँ तक कि मेरे बॉस भी सोचते होंगे कि मैं कुछ नहीं करता। इसलिए कोई भी व्यक्ति आता और मुझे कुछ ना कुछ सुना के चला जाता या मुझे कुछ ना कुछ काम थमा के चला जाता। ये ऑफिस बॉय भी पूरे दिन मेरे रूम में ही बैठा रहता था और मुझे अपनी बेकार सी कविताएं सुनाया करता था। मेरा मन नहीं करता था फिर भी सुनना पड़ता था। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान प्लीज आज क्राउड की शूटिंग हो, क्योंकि अगर क्राउड की शूटिंग होगी तो ये बंदा बिजी रहेगा, मेरे रूम में नहीं आएगा। ऑफिस बॉय हमेशा एक आदमी को गाली दिया करता था। वो कहता था कि इस आदमी की वजह से मैं आज भी ऑफिस बॉय हूँ, वरना मैं आज बहुत बड़ा एक्टर होता। कौन था वो आदमी? दरअसल वो आदमी जिमनी स्टूडियो का नंबर 2 पोजीशन पे रहता था। उसका नाम था कोटामंगलम सुब्बू। जी हाँ, कोटामंगलम सुब्बू। हालांकि ये ऑफिस बॉय के मुकाबले इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी ये जिमनी स्टूडियो में सबसे अच्छी पोजीशन पे था। ये ब्राह्मण था और ब्राह्मण होने की वजह से इसको हमेशा जो है समाज में सम्मान मिला। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी था। इसने कई सारी किताबें लिखी हैं। ये बहुत बेहतरीन डायरेक्ट करता था। जब मेन डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाता था तो कोटामंगलम सुब्बू उनकी मदद करता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं एक चूहे और एक टाइगर की लड़ाई हो गई। चूहे ने टाइगर को मार भी दिया, लेकिन बाद में चूहे को उसके बच्चों पे दया आ जाती है। अब मेन डायरेक्टर को नहीं पता कि इस सूट को कैसे दिखाया जाए। सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना। आप सभी
बायजूस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय। लेकिन सुब्बू के पास न जाने कितने सारे तरीके हुए करते थे इस शॉट को शूट करने के लिए। जिमनी स्टूडियो को जब गोल्डन टाइम चल रहा था ना, तो सुब्बू उसका जिम्मेदार था। सुब्बू ने कभी भी मेन रोल प्ले नहीं किया है, उसने हमेशा सेकंड लीड किया है। लेकिन जिस भी फिल्म में आया है सुब्बू, उसने जो है कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि वो मेन हीरो और हीरोइन को भी पीछे छोड़ दिया करता था, वो इतनी बेहतरीन एक्टिंग करता था। कोटामंगलम सुब्बू ने एक बहुत बेहतरीन नॉवल भी लिखी थी जिसका नाम था थिलाना मोहनम्बल। जिमनी स्टूडियो में एक स्टोरी डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसमें एक वकील, कई लेखक और कवियों के ग्रुप शामिल थे। वकील को लीगल एडवाइजर कहा जाता था, लेकिन इसने लीगल कम इनलीगल काम ज्यादा कर दिए। एक बार एक एक्ट्रेस गुस्से में किसी को सुना रही थी। हमारे वकील साहब ने उस लड़ाई की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाद में उस एक्ट्रेस को दिखा दिया। उस एक्ट्रेस को इतना बुरा लगा कि उसने एक्टिंग लाइन ही छोड़ दी। तो सोचिए, एक बेहतरीन एक्ट्रेस की ऑलमोस्ट करियर इसने खत्म कर दिया। स्टोरी डिपार्टमेंट में हर कोई कुर्ता पैजामा पहनता था, लेकिन ये वकील ही था जो टाई कोट पैंट पहन के घूमता था। तो पूरी जिमनी स्टूडियो में ये बेचारा अकेला और बेबस सा प्रतीत होता था। एक बार इस वकील ने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, बहुत पैसा लगाया, लेकिन उस पैसे के बदले उसे कुछ मिला नहीं। तो हमारे जो जिमनी स्टूडियो के मालिक थे, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। तो ये पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक वकील को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि कवियों और लेखकों को घर जाना पड़ गया। जिमनी स्टूडियो में कई कवि आया जाया करते थे, जैसे एस.डी.एस. योग्य, सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे प्रसिद्ध कवि जिमनी स्टूडियो में आया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वह यहाँ क्या करते थे। तो दरअसल यहाँ पे भोजन बहुत अच्छा मिलता था और यहाँ पे चाय और कॉफी बहुत बेहतरीन थी। और कवियों के लिए जिमनी स्टूडियो एक अच्छी जगह थी क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी बातें कर लिया करते थे। कम्युनिस्ट का विरोध करते थे, गांधी प्रेमी थे ये लोग। तो गांधी प्रेमी होने की वजह से बहुत सारे कुर्ता पैजामे में रहते थे ये लोग और देशभक्ति की बातें करा करते थे। एक बार जिमनी स्टूडियो में फ्रेंच बुशमैन दी मोरल रीआर्मेंट आर्मी, जिसमें कम से कम 200 लोग शामिल थे, 1952 में भारत आए। कौन थे ये आर्मी, क्या करते थे? तो दरअसल ये लोग नाटक करते थे, सर्कस के लोग थे। वो बात अलग है, इनको कलाबाजी करनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 नाटक बहुत बेहतरीन किए। पहले नाटक का नाम था जोथाम वैली और दूसरे का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। इस नाटक को अन्य शहरों के साथ साथ जिमनी स्टूडियो के 600 लोगों ने एक साथ देखा। बहुत बेहतरीन नाटक था ये, लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। इनके ड्रेसिंग सेंस, इनका सनसेट और सनराइज का सीन, बांसुरी बजाने का सीन, ये सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था। कुछ सालों बाद पता चला कि जो टीम आई थी ये कम्युनिज्म के विरोध में आई थी। खैर जो भी था, इनके साथ बिताया हुआ समय बहुत बेहतरीन था और भारत में उन नाटकों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और जिमनी स्टूडियो ने काफी कॉपी भी किया इन नाटकों को। कुछ टाइम बाद दोबारा से मद्रास के बड़े मालिक यानी एस.एस. वासन के पास, जिमनी स्टूडियो के मालिक के पास एक घंटी बजती है। टेलीफोन की, एक और मेहमान आने वाला है। कौन है ये? फिर से कोई नाटक वाला? ना 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 ना, इस बार कोई टीम नहीं आ रही, इस बार एक इकलौता आदमी आ रहा है। कौन है ये? कहा जाता है ये बहुत बड़ा कवि है जो इंग्लैंड से आ रहा है। हमारे मालिक बहुत खुश थे क्योंकि जो आ रहा है वो कवि के साथ साथ एडिटर भी है और हमारे खुद जो मालिक हैं वो एडिटर हैं, सो कॉल्ड पब्लिशर। हमारे मालिक एस.एस. वासन एक लोकप्रिय तमिल संपादक रहे हैं। उस तमिल मैगजीन का नाम था आनंद विकेतन, उसके संपादक रहे हैं। तो हमारे मालिक बड़े खुश थे कि अरे वाह, एक एडिटर से मिलने वाला है। शाम के लगभग 4 बजे थे। वो बड़ा स्टेज सजा हुआ था, सब कुछ सजा रखा था। हमारे मालिक साहब 1 घंटे तक एक स्पीच पढ़ते हैं। उसके बाद एक लंबा चौड़ा, एक गंभीर चेहरों वाला आदमी स्टेज पे आता है और वो बोलना स्टार्ट करता है। 1 घंटे तक वो बोलता रहता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, कौन है वो आदमी, क्या कहना चाह रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोल के चला भी जाता है। उसका आना, उसका बोलना कई सालों तक रहस्य बना रहा। एक बार द हिंदू में एक एडवर्टीजमेंट छपा कि एक एनकाउंटर नाम की मैगजीन है जो एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन कर रही है इंग्लैंड में। मैंने सोचा कि यार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उस समय ब्रिटिश काउंसिल नाम की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। मैं वहां पहुंचा और मैंने वहां पे द एनकाउंटर नाम की किताब ढूंढी। मुझे मिल गई बहुत जल्दी। मैंने सोचा कि इसका संपादक, इसका जो एडिटर, उसका नाम पढ़ता हूँ कौन है।
और वो नाम पढ़ते ही मेरे दिल में ना जानो घंटी बज गई हो। उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। अब आप सोचेंगे ये कौन था? ये वही आदमी था जो आज से कई साल पहले जिमनी स्टूडियो आया था, जिसकी स्पीच किसी को समझ में नहीं आई थी। अरे भाई, ये तो मेरा भाई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बिछड़े हुए भाई से मिल गया। लाइक इसका नाम पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस आदमी से मैं मिला था। आज जिमनी स्टूडियो छोड़े कई साल हो गए। अब मेरे पास काफी समय था और पैसे भी काफी कम थे, तो उस समय जो भी चीज सस्ती मिला करती थी मैं खरीद लिया करता था। एक बार मद्रास माउंट रोड पे पोस्ट ऑफिस के सामने एक पुस्तकों की बंडल रखे हुआ था। मैं वहां पहुंचा तो उस बच्चे ने कहा कि 50 पैसे की किताब है। मैंने कहा 50 पैसे, इतना सस्ता भाई, क्यों? तो उसने बताया कि रूसी क्रांति को 50 साल हो चुके हैं। और मैंने उस बंडल में से एक किताब उठाई जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। उसमें 6 लेखक थे। वो लेखक के नाम आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये 6 लेखकों में से एक लेखक था, हैं? ये कौन है? स्टीफन स्पेंडर। अरे मेरा भाई, वाह, मेरा पुराना दोस्त। मुझे फिर सब कुछ याद आ गया कि कैसे वो आया था। मैं बड़ा मिस करता हूँ उन मोमेंट्स को, उस जिमनी स्टूडियो के मोमेंट्स को। मिस यू जिमनी स्टूडियो। ये कहानी माय ईयर विद बॉस से ली गई है। थैंक यू सो मच।